आपको इसरो की ऐसी बातें बताएंगे और दिमाग में आपके ना ऐसा चिंतन आ जाएगा, सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या गुरु? क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां आपको अपने अस्तित्व को लेकर के यह शक होने लगेगा, हम हैं कहां? ये सेशन आपको वहां ले जाके छोड़ने वाला है। आप कहेंगे चलिए सर शुरू कराइए यात्रा। चलिए तो यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा कुछ इस प्रकार से है कि आज 1 जनवरी की सुबह 9:10 पर एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सपोसैट, वो हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। जहां आप लोगों को पूरी तरह से हमने चंद्रयान 3 और L1 के बारे में बताया। हमने इसरो के माध्यम से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च किया। पहला मिशन लॉन्च हुआ। अब ये गया क्यों है मिशन हमारा? तो ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करने के लिए गया है। किसके लिए गया? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग जो हॉलीवुड की फिल्में देख चुके होंगे, उनमें से कुछ को ब्लैक होल्स के बारे में पता होगा, लेकिन आई एम वेरी मच श्योर ये न्यूट्रॉन स्टार्स पहली बार शायद आपके जहन में आया हो, चर्चा में आया हो। ठीक है साहब। इसके लिए स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा गया है। ये क्या करेगी? तो एक लाइन में जान लो, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी जुटाएगी। अपन को नहीं पता गुरु ये होता क्या है, और सच्चाई बताऊं, ब्लैक होल के बारे में और न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में किसी को नहीं पता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा अजूबा है, तो आप कहेंगे करके देखेंगे तब जानेंगे। इसरो आजकल कुछ उस तूफानी मोड में है कि यार करके देखेंगे फिर जानेंगे, और ऐसा करते हुए इसने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। दिमाग में आपकी एक पिक्चर आनी चाहिए कि इंडिया अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश है जो इस जिज्ञासा के ऊपर भी पैसे खर्च कर रहा है कि यार ये ब्लैक होल गुरु एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और करता है तो कैसे करता है, कहां है। अच्छा, मैं आपको अभी यात्रा कराऊंगा, थोड़ा ग्राउंडेड बने रहिए, अलग लेवल में सोचता हूं अगर आप पहुंच पाए उस जगह तक तो मजा आ जाएगा। तो इसरो ने अपने द्वारा तस्वीरें जारी करते हुए बताया कि हमने साहब ये इस प्रकार से सुबह सुबह लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्चिंग रही। अच्छा, हम तो इस लॉन्चिंग को देखकर खुशी इस तरह से हुए, मैंने कहा देखिए दुनिया भर में न्यू ईयर मनाने के लिए कहते हैं ना, सूरज जहां सबसे पहले उगेगा वहां न्यू ईयर सबसे पहले मनेगा। तो भाई उस तरफ से न्यूजीलैंड वगैरह वाली साइड में, जापान वाली साइड में पहले न्यू ईयर मनना शुरू हो गया। इसरो ने कहा अपना न्यू ईयर लीजेंड वाला होगा गुरु, और भाई साहब उन्होंने लीजेंड वाला अपना न्यू ईयर मनाया और अंतरिक्ष में एक्सपोसैट सैटेलाइट को धरती से लगभग 500-600 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाकर छोड़ दिया। ये आप अंतरिक्ष में सैटेलाइट को उड़ता हुआ देख रहे हैं। the new year with a lot of fireworks, and India has celebrated today the new year with the largest rocket firework ever. ये साइंटिस्ट का ह्यूमर है, आनंद लीजिए इसका। मतलब इसमें आपको खुद को एक प्राउड फील आना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों का भी जश्न मनाने का अंदाज अपना है भाई। कैसे? ये क्या कह रहे हैं कि यस्टरडे शाम 4:30 बजे दुनिया के कुछ देश हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे फायर क्रैकर चला करके, लेकिन इंडिया ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया रॉकेट लॉन्च करके। और ये दुनिया में पहला देश है ऐसा करने वाला कि न्यू ईयर रॉकेट लॉन्च करके बनाया है, रियल रॉकेट चला दिया है। चलिए साहब, तो एक्सपोसैट की ये चीज निकल कर आई। अच्छा, सोमनाथ जी निकल कर आए, सबको एक ही चीज कही गई, हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर के साथ क्या सुनिए, 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह भेजा गया है। एक्सपोसैट अब ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड, इनमें से एक का नाम है पॉलिक्स और दूसरे का नाम है एक्सपैट, ये लेकर अंतरिक्ष में पहुंचा और जैसे ही लॉन्च हुआ मात्र 21 मिनट में 650 किलोमीटर की ऊपर की कक्षा में जाकर के स्थापित भी हो गया। ठीक है साहब। अब इसके अलावा स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस TM2 स्पेस के पेलोड भी PSLV के साथ अंतरिक्ष में भेजे गए। कुल मिलाकर 10 पेलोड इस रॉकेट के साथ भेजे गए। इससे पहले अमेरिका 2021 में नासा के इमेजिंग एक्सरे पॉलरीमीट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पॉलरीमीटर मिशन भेजा है। अब हम में से बहुत सारे लोग अब तक एक बात को लेकर क्यूरियस हो चुके हैं, भाई साहब बता ही दो, ये बार बार एक ही चीज आ रही है, ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार्स होता क्या है और इसकी स्टडी कैसे करेंगे, और मात्र 650 किलोमीटर भेजने से क्या हो जाएगा? क्या इतनी देर में न्यूट्रॉन की स्टडी हो जाएगी? क्या 650 किलोमीटर ऊपर ही ब्लैक होल बैठा है क्या? बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए ब्लैक होल को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आसान भाषा में, अगर मैं हालांकि मैं समझा पाऊं ये मुझे भी डाउट है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसे हम आसान भाषा में समझने की तरफ बढ़ पाएंगे। क्या हुआ? असल में कहा जाता है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां कोई भी चीज जाती है तो खत्म हो जाती है। अब ऐसा क्या है भाई साहब उसमें? कहते हैं उसके अंदर गजब लेवल का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब लाइट जिसको यह माना गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आ रही है, इसको तो कोई भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। भाई लाइट ऐसा थोड़ी है पृथ्वी पर गई इसलिए साहब ये जल्दी पड़ गई क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण ने इसे खींच लिया। लाइट तो पृथ्वी के जिस भी कॉर्नर पे चाहे पहुंचती है। भाई साहब लाइट को भी जो अपने में से बाहर ना निकलने दे, सोचो कितना जबरदस्त लेवल का ग्रेविटेशन फोर्स होता होगा। यानी ऐसी ताकत की जो जाए गलगप। ऐसी स्थिति में यह होता भी है कि नहीं होता है, इसको लेकर के भी वैज्ञानिकों में तरह तरह के सवाल हैं। ब्लैक होल के बारे में कहा यह जाता है कि जब भी कोई तारा मरता है तो अपने वजन के चलते वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाता है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे तारा मरता क्यों है भाई? तारा तो मरना ही नहीं चाहिए। देखिए, मरना सूरज को भी है एक दिन,
क्या बात कर रहे हो सर, जीते जी सूरज मर जाएगा, हमने तो कहा अजर अमर है। देखिए सभी की सभी स्टार्स, पहले थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, स्टार्स और प्लेनेट में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, तारे और नक्षत्र इनमें अंतर कर लेते हैं। एक तरह से ऐसे समझिए, ग्रह और तारा, तारा वो जो खुद की एनर्जी से चल रहा है, और ग्रह वो जो कि किसी और की एनर्जी से चमक रहा है। सूरज हुए और जो टिमटिमाते तारे हुए, ये अपनी एनर्जी से चमक रहे हैं। पृथ्वी जैसा जो गोला हुआ, जो कि ग्रह के रूप में चक्कर काट रहा है सूरज के चारों तरफ, हमारी अपनी एनर्जी नहीं है चमकने में, हम पर रोशनी आ रही है इसलिए हम चमक रहे हैं। और आसान करते हैं, सर सूरज खुद से क्यों चमक रहा है? अरे भाई वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, और हीलियम बना करके बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो एक बच्चों की तरह उठने वाला बेसिक सवाल होना चाहिए, तो क्या सर कभी ये हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगा क्या? मैंने कहा दुनिया में जो भी चीज बन रही है वो खत्म होगी ही होगी, क्योंकि उसका कोई तो सोर्स होगा ही ना। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है तो ये इरिवर्सिबल स्थिति में तो कभी खत्म होगा ही। तो ऐसा माना जाता है कि हर तारा जो चमक रहा है, उसके अंदर चमक का जो सोर्स है, जो एनर्जी जहां से उसमें आ रही है, वो किसी ना दिन खत्म तो होगी। ऐसे ही दुनिया के तारे मरते हैं। फिर एक दिमाग में बहुत बड़ा सवाल बनेगा, यानी कि अंतरिक्ष में इतने सारे जो तारे चमक रहे हैं, बाय द वे सर कितने तारे चमक रहे हैं? मैंने कहा सुनो यार, जब अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं अपन, बोले हम कब देखते हैं? अरे मैंने कहा रात को तारे देखना कभी, तो आप तारे देखोगे तो कई लोग कहते हैं देखो वो रहा मिल्की वे, बहुत सारा घनघोर तारे ही तारे दिखाई देते हैं। मैंने कहा उसके बारे में केवल इतना सा जान लो कि वो जो मिल्की वे अंतरिक्ष में हमें दिखाई देती है ना, उस मिल्की वे में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन स्टार्स हैं, और अंतरिक्ष में ऐसी मिल्की वेज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस बताई जाती हैं। सर किसी ने काउंट किया है क्या? ये बिल्कुल वैसा सवाल है, सर किसी ने सिर के बाल काउंट किए हैं क्या? ऐसे ही आकाश में दिखने वाले तारे किसी ने काउंट किए हैं क्या? लोग नंबर्स में कहते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स आर देयर इन स्काई। स्काई क्या है? जो हमसे ऊपर दिख रहा है वो सब आसमान है ना। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस यानी ट्रिलियंस में, मतलब क्या ही कहिएगा, इतने तारे अंतरिक्ष में हैं, और तारे जो खुद की ऊर्जा से चमक रहे हैं। तो सर हम कहां हैं? हमने कहा बेटा हम तो तारे भी नहीं हैं, हम तो वो ग्रह हैं जो किसी तारे की रोशनी से चमक रहे हैं। हम तो सोलर सिस्टम के अंदर, मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था कि इस सेशन को सुनते सुनते खुद से एहसास होगा कि यार हम तो कहां हैं गुरु। चलिए अब इससे तुरंत बाहर निकलते हैं, उससे अच्छा कि आप इस सोच में पड़ जाएं कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखिए दुनिया में जो चीज बनी है अगर वो खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तारा बना है तो खत्म हो रहा होगा, क्योंकि फ्यूल खत्म होगा ना भाई। तो खत्म होगा तो फिर क्या होता है भाई? खत्म हो गया तो उसकी ऊर्जा बाहर निकल गई, अब उसके अंदर जो बचा हुआ राख रह गई, या समझिए कि जो सामान बचा रह गया वो, अच्छा एक चीज और इसमें मैं ऐड कर देता हूं, अब थोड़ा साइंस है, हम उसको प्रयास करते हैं कि आसान भाषा में समझा पाएं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो बचा लीजिएगा। तो होता क्या है ना जी, जिसमें भी द्रव्यमान है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मतलब साधारण रूप से कहते हैं कि मतलब अट्रैक्शन फोर्सेज जो है वो मास के कारण होती हैं, द्रव्यमान के कारण होती हैं। 1m2/r² का फॉर्मूला लगा के लोग कहते हैं कि एक दूसरे की तरफ जिसमें द्रव्यमान है वो आकर्षित कर रहा है जी एक दूसरे को। तारे के अंदर इतना सारा मटेरियल बन गया है, तो उसका अब अपने अंदर आकर्षण और ज्यादा बढ़ गया है, ऊर्जा तो उसकी निकल गई, फ्यूज हो गया वो। जब वो फ्यूज हो गया ना, तो उसका खुद का ही वजन उसको अपने अंदर की तरफ कंडेंस किए जा रहा है। फ्यूज होने के बाद वो सिकुड़ रहा है, जैसे होता है ना एकदम फूला जब तक एनर्जी थी, अब एनर्जी निकल गई तो वो सिकुड़ना शुरू हो गया, बिल्कुल फुस्सी होता जा रहा है, फुस्सी होता जा रहा है, बहुत छोटा होता होता वो अपने अंदर कंडेंस होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है तारा। अब जब ये सिकुड़ जाता है तो इससे ही ब्लैक होल्स बनने लगते हैं। अर्थात इसकी जो सिकुड़न है, जो इसके अंदर द्रव्यमान बढ़ रहा है, क्योंकि द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये जो सिकुड़न है, तारों की जो सिकुड़न है, इससे ब्लैक होल बनने लगते हैं, और ये एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है जो अपनी ओर चीजों को खींच लेता है। वीडियो के माध्यम से समझते हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि ये जो मरा हुआ स्पेस क्रिएट होता है, ये अपनी ओर जब कोई मरने वाला, अच्छा मरने से पहले कहते हैं ना दिया फबकता बहुत है, ऐसे ही तारे के बारे में भी कहते हैं इसका भी सुपरनोवा फेज आता है, मरने से पहले एकदम चमचमाता है कि बस अब अंतिम सांस ले लेने दो। उस सुपरनोवा स्थिति को भी ये लोग खींच लेते हैं अपने अंदर, और पूरे की पूरे तारे को अपने अंदर घुसा ले जाते हैं। एक बार के लिए एक वीडियो दिखाता हूं, इससे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नासा की वेबसाइट से उठाया गया वीडियो है, इसे समझिए। देखिए कुछ इस प्रकार से समझिए कि ये वेव्स हैं जो पिघल पिघल करके जा रही हैं। एक सुपरनोवा सिचुएशन किसी मैग्नेट के ऊपर बनकर आई है, या फिर ये समझिए कि ये कोई तारा है जो कभी मरने की स्थिति में पहुंचा है और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो रहा है। ब्लैक होल मतलब उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अंतरिक्ष में कुछ इस तरह वो तारों के बीच में है, कोई और तारा है जो मरने की स्थिति में आ रहा है, और उस तारे को वो ब्लैक होल अपनी तरफ खींचता है, और ये देखिए चपेट में आया और उसको खंडित खंडित कर दिया। ऐसा खंडित किया कि भाई साहब ये देखिए, आप ये देखिए क्या ही बना दिया भाई, इसका चूर्ण बना दिया है। किसने? ब्लैक होल ने अपनी चपेट में आए एक तारे को चूर्ण बना के अपने अंदर समाहित कर लिया है। तारों को खाने की कला है भाई, किसमें? इस ब्लैक होल में। अब ये देखिए भारत जैसे देश में, दुनिया के देश में बैठे हुए कुछ लोग दिमाग लगाकर ये कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा होता है। चलिए साहब, एक्सपो सेट बनाने में लागत कितनी आई है? अच्छा देखिए मैं फिर से गुजारिश कर रहे हैं, आप में से बैठकर कोई ना पनवाड़ी की दुकान पर ये चाय की चुस्की लेते हो, ये मत करिए अरे यार इसमें इतना पैसा भेजने की क्या जरूरत थी, सड़क ही बना देते। भैया अपना अस्तित्व जानने की हर किसी में मंशा होती है। कभी आपने कभी किसी ज्योतिष को दिखाने के बारे में अगर सोचा हो कि भाई मैं पहले क्या था, मेरा पास्ट बता फिर मेरा फ्यूचर बता? ये तो अपनी हैसियत के अनुसार अपन पंडित को ज्योतिष को दिखाकर पूछते हैं कि यार थोड़ा बताओ ना गुरु यार क्या है फ्यूचर क्या है।
इंसान की फितरत है अपने बारे में जानने की कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ तक जा सकते हैं। यही तो कारण है कि जो स्पेस है ना, इसके अंदर अंतरिक्ष में असीम संभावनाएँ हैं और उन्हीं असीम संभावनाओं के लिए हमारा इसरो भी काम कर रहा है। तो यार इसरो इतना तो अफ़ोर्ड कर सकता है, इंडिया के नाम पर 200 करोड़ रुपए तो खर्च कर ही सकता है। इसी वजह से हमने लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से इसको भेजा है कि भाई जाओ ज़रा ढूँढ के आओ कि हमारे पार भी कुछ है क्या? ये कोई ब्लैक होल वगैरह कुछ है क्या? कहीं हम ऐसा तो नहीं कभी हम भी चपेट में उसके आ जाएँ, ज़रा ये तो चेक कर लो। एक दिन पता चले हमको भी अपने अंदर ब्लैक होल समा लिया, जाके चेक तो कर लो। ये है गुरु बात। अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो तो बता देना, हौसला अफ़ज़ाई कर देना, अगर गलती से आपके ऊपर से निकल गया तो भला-बुरा मत कहना। हम संभव हो तो इसको इस तरह से बता देना, चैनल पर नए हो और आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बता देना, लाइक करके बता देना, शेयर करके बता देना कि सर थोड़ा बहुत तो चलो समझ में आया। नासा खुद इस बारे में कार्य 2021 में ही किया है, यानी मात्र 2 साल पहले नासा इस कार्य को करके भेजा है चेक करने के लिए और हम बैक टू बैक 2 साल बाद खुद पहुंच गए। ये इंडिया की प्रोग्रेसिव थॉट को दर्शाता है, ठीक है ना? तो नासा का जो एक्सपे मिशन था, जो 20 मंथ के लिए भेजा गया था, उसका टेन्योर भी बढ़ाया गया और वो भी इसी कार्य के लिए भेजा गया था, ठीक है? तो आने वाला समय 2024 इंडिया के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। दुनिया भर के अंदर ये चीज अपने आप में सुर्खी बन चुकी है। 2024 में हम बहुत सारे मिशन भेजने वाले हैं, विशेष रूप से तो हमारा गगनयान, अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला जो कार्यक्रम है वो 2024 के अंदर अपेक्षित है, ठीक है ना? तो गगनयान मिशन 2024 में बहुत खास होगा, बिल्कुल चंद्रयान के तरीके से। और आने वाले समय में हम जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे तो हम भी बड़ा जश्न वश्न मनाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ जाए। साथ ही साथ आने वाले समय में इंडिया का जो इसरो है वो दुनिया में बहुत सारे जासूसी सैटेलाइट भी भेजने वाला है। न्यूज है कि लगभग 50 सैटेलाइट हम दुनिया में भेजेंगे, दुनिया की टोह लगाने के लिए, अंतरिक्ष में कैमरे लगाने के लिए भेजेंगे। घरों पे तो लगते ही हैं, अंतरिक्ष में लगाएंगे, कहां बेटे क्या चल रहा है, उस टाइप के कैमरे, ठीक है? जानकारी समझ में आ गई तो शेयर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इतना समय इस वीडियो को देखते हुए बिता दिया है तो थोड़ा सा वक्त और बिताइए। वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, उसे क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली जो भी सूचनाएं होंगी आपके पास समय से पहुंच जाएंगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। वीडियो के साथ साथ एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुंच सके।